ऑथर एडम ग्रांट डिबेट को डांस से कंपेयर करते हैं, जहां आप लगातार बातचीत कर इंस्ट्रक्शन को अपना रहे हैं। अगर आप खुद पार्टनर को लीड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके खिलाफ चला जाए, लेकिन आप दोनों के पैरों का तालमेल अगर ठीक से मैच करता है तो ही आपका डांस स्मूथली चल सकता है। आपका गोल अपने पार्टनर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसकी ताल से ताल मिलाकर चलना है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट पर गौर करते हैं, जहां एक नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर और एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर को एक डील फिक्स करनी थी। रिसर्च करने वालों ने दोनों के डील करने का तरीका स्टडी किया। उन्होंने देखा कि तैयारी की स्टेज में नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह के कारण देते हैं। ये अपने प्रपोजल के बचाव और उसके पक्ष में रखने के लिए कई कारण दे रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट के डील करने का तरीका अलग था। उन्होंने अपनी बात प्रूव करने के लिए बहुत कम कारण दिए थे। जब आप किसी को अपने कारण और आर्गुमेंट से हराने की कोशिश करते हो तो असल में आप उसे कई सारे ऑप्शंस दे रहे होते हो, और एक बार उसके हाथ कोई कमजोर आर्गुमेंट आ जाए तो उसके लिए आपकी बात को रिजेक्ट करना इजी हो जाता है। एक बार अगर आर्गुमेंट रिजेक्ट हो जाए तो बाकी को रिजेक्ट करना और भी इजी हो जाता है। इससे न तो उनका माइंड ओपन होगा और ना ही वो आपकी बात को आगे सुनेगा। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से नकार देगा। एक्सपर्ट नेगोशिएटर अक्सर खुद को कोई कारण देकर बचाने के बजाय सवाल पूछते हैं। उनका गोल सामने वाले को डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि वो एक क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं। वो उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए सवाल पूछते हैं। एक्सपर्ट नेगोशिएटर इस इंफॉर्मेशन की मदद से किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और जिससे दोनों पार्टी सहमत हो जाएं। ये एक क्रिटिकल पॉइंट दिखाता है जब आप दिखाते हैं कि आप सामने वाले की बात को सुनने और अपना माइंड चेंज करने को तैयार हैं, तो सामने वाला भी यही करेगा। वो भी आपकी बात सुनने और माइंड चेंज करने को तैयार हो जाएगा। इससे आप प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन जैसे कम लगेंगे। इससे शो होगा कि आप सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, न कि सामने वाले को गलत प्रूव करना चाहते हो, और ये चीज आपको ज्यादा रीजनेबल और क्रेडिबल बनाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी गलती मानने को तैयार रहते हैं उन्हें ज्यादा पॉजिटिवली लिया जाता है। नए आइडिया और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ओपन माइंडेड होना आपकी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। खासतौर पर जॉब इंटरव्यू के वक्त ये बात और भी मैटर करती है। लोग ऐसे कैंडिडेट को हायर करना पसंद करते हैं जो अपनी लिमिट को जानते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ ऐसे लोगों को कम पसंद करते हैं जो सीखने से ज्यादा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में डींग मारते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चार्ज्ड कन्वर्सेशंस। क्या आप कभी किसी इमोशनल आर्गुमेंट में फंसे हैं? शायद किसी पॉलिटिकल या क्लाइमेट चेंज या फिर फांसी की सजा जैसे मुद्दे पर आपकी किसी से बहस हुई हो। अक्सर दूसरों से इस तरह के इमोशनल आर्गुमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कई बार बहस करते करते बेहद गुस्से में आ जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। एक अलग ओपिनियन सुनकर हम अपने ओपिनियन पर दोबारा सोचना ही नहीं चाहते। हम बस मान लेते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है, और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। दो अपोजिट राय और एक पोलराइजेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं। पोलराइजेशन का मतलब है दो अपोजिट व्यूज या बिलीव्स के बीच एक डिवाइड क्रिएट करना। यह फीलिंग बाइनरी बायस का रिजल्ट है। लोगों को आदत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को दो एक्सट्रीम में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अबॉर्शन के ऊपर होने वाले आर्गुमेंट को हम प्रो या एंटी अबॉर्शन का टैग दे देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेट है जिसमें कई बातें कंसिडर होती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये समझें कि किसी एक टॉपिक पर एक से ज्यादा नजरिया भी हो सकता है। हर टॉपिक का सिंपल हां या ना में या प्रो या एंटी में जवाब नहीं होता। हमें कई बातें कंसिडर करनी होती हैं और कई पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। ये एडिड कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को हम्बल फील कराती है। इससे शो होता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते या आपने आज से पहले गौर नहीं की थी। इससे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर दोबारा सोचने का मौका भी मिल जाता है। अब जरा न्यूयॉर्क के डिफिकल्ट कन्वर्सेशन लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हैं। यहां लोगों को किसी अजनबी के साथ अबॉर्शन के टॉपिक पर 20 मिनट तक डिबेट करने का मौका मिलता है। अंत में आप दोनों डिसाइड करेंगे कि आप एक दूसरे से एग्री करते हैं या नहीं। फिर आप अपनी थिंकिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं है,
इसे एक ग्रुप के तौर पर भी ट्राई किया जा सकता है। कई बार एक ग्रुप के सर्वाइवल के लिए यह डिफरेंस हो सकता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में सीखने का कल्चर ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां रीथिंकिंग काफी अच्छे से सिखाई जा सकती है। लर्निंग कल्चर में आमतौर पर लोग अपने नॉलेज की लिमिट को जानते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते। इस वजह से उन्हें ओपन माइंड अप्रोच अपनाने में हेल्प मिलती है और इन लोगों के अंदर नई चीजें सीखने और ट्राई करने की इच्छा भी ज्यादा होती है। एक तरह से कहें तो इन्हें इनोवेट करना पसंद होता है। यहां हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे रीथिंक न कर पाने की वजह से किसी की जान जाते जाते बची। एक एस्ट्रोनॉट लुका परमेतानो स्पेस में ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था। वो अपने पार्टनर के साथ स्पेस वॉक कर रहा था कि तभी लुका को फील हुआ कि जैसे उसके हेलमेट के पीछे काफी सारा पानी है। पानी इतना ज्यादा था कि पसीना तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसने मिशन कंट्रोल को इसकी इंफॉर्मेशन दी। मिशन कंट्रोल ने लुका और उसके पार्टनर को उसी वक्त स्पेस वॉक से लौटने का ऑर्डर दिया और उन्हें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा। दोनों लौटने की तैयारी कर रहे थे और अभी भी लुका के हेलमेट के पीछे से पानी बह रहा था। उसके लिए अब देख पाना और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब दोनों शिप के एयर लॉक पर पहुंचे तो उन्हें कुछ देर वेट करना पड़ा। लुका के साथी को अपनी सुरक्षा के लिए एयर लॉक को दबाने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत थी और लास्ट मिनट में लुका अपना हेलमेट उतारने में कामयाब हुआ और उसकी जान बच पाई। बाद में दोनों को पता चला कि हेलमेट के साथ लीकेज की प्रॉब्लम थी। स्पेस वॉक पर जाने से पहले लुका ने अपने हेलमेट में कुछ पानी की बूंदों को देखा था। उसने स्पेस क्रू को तुरंत इन्फॉर्म किया। उसे और स्पेस क्रू को यही लग रहा था कि शायद सूट के ड्रिंक बैग की वजह से यह सब हुआ था। हर सूट में एक ड्रिंक बैग होता है ताकि एस्ट्रोनॉट पूरा वक्त हाइड्रेटेड रहे। उन्हें लगा कि ड्रिंक बैग में मामूली सी लीकेज हो रही है, इसलिए उन्होंने इस बार में ज्यादा छानबीन नहीं की। और प्रॉब्लम यह था कि उन्हें लगा कि ड्रिंक बैग लीकेज एक नॉर्मल चीज है। नासा ने अपनी पिछली कई गलतियों की तरह इस गलती से भी एक सबक सीखा। बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच रहने से अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो अक्सर लापरवाह भी हो जाते हैं। जैसे कि लुका का सूट लीक इसका एक एग्जाम्पल है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग कल्चर कैसे बनाओगे? आप कैसे लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़े होने से रोकोगे? कैसे आप लोगों को दोबारा सोचने के लिए एनकरेज करोगे? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का जहां तक सवाल है तो ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। लोगों को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वे कैसे काम कर रहे हैं, इसे रिव्यू करें और दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कई कंपनीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना आम बात है और ये चीज किसी भी वर्क एक्टिविटी पर अप्लाई हो सकती है। जैसे कि हम यहां एक प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एम्प्लॉयज अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ही फॉलो करते हैं या फिर क्लाइंट के साथ बेस्ट प्रैक्टिस में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें अक्सर बिना सवाल उठाए ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोग शायद ही कभी उनके बारे में सोचते होंगे कि यह मेथड सही काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा लोग शायद ही इस बात पर गौर करते होंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिस वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें इंप्रूव करने या अपडेट करने की भी जरूरत है। रिजल्ट अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस पर फोकस करना ही काफी नहीं होगा। जहां तक रिजल्ट की बात है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक है क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और हम नेक्स्ट टाइम भी वही बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म लर्निंग में कभी हेल्प नहीं करेगा। इसे कुछ इस तरह से सोचिए, परफॉर्मेंस पर फोकस करने का मतलब है कि आप टास्क पूरा करने के लिए वो सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जो करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आप ये कैसे करेंगे। और अगर वो स्ट्रेटेजी या प्रोसेस आज के हिसाब से इफेक्टिव नहीं रहे तो यही चीज आपको मुश्किल में भी डाल सकती है क्योंकि आपको एक खास तरीके से काम करने की आदत पड़ चुकी है। आप एक मिनट भी रुककर ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रोसेस अब काम करेगा भी या कि नहीं। अच्छी स्ट्रेटेजी हमेशा थिंकिंग और रीथिंकिंग पर फोकस्ड होती है। अच्छी स्ट्रेटेजी तब बनती है जब लोग सवाल पूछने को और इनोवेट करने को तैयार रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग और भी गहराई और क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रीथिंक और इवैल्यूएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, न कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करे। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को